नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के प्रश्नों को। इस तरह लेते हैं पहला प्रश्न, हीट डोम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये घटना तब शुरू होती है जब समुद्र के तापमान में प्रबल परिवर्तन होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा बदलाव होता है। दूसरा, हीट डोम बादलों को बनने से भी रोकता है, जिससे सूर्य की अधिक विकिरण धरती तक पहुंच जाती हैं। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हीट डोम तब बनता है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवा को ढक्कन या टोपी की तरह ढक लेता है। ये घटना तब होती है जब समुद्र के तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। इसकी वजह से समुद्र की गर्म सतह ज़्यादा गर्म हवाओं को ऊपर उठने को मजबूर करती है। सामान्य शब्दों में समझे तो वायुमंडल का उच्च दबाव गर्म हवा को नीचे की ओर धकेलता है। इसके चलते गर्म हवा वातावरण में फैलने लगती है और वो गर्म चैम्बर की तरह काम करने लगती है। उच्च दबाव की वजह से बादल भी ढक्कननुमा डोम से दूर धकेल दिए जाते हैं और नीचे हवा सिकुड़ती है और लू चलने लगती है। यानी हीट डोम बादलों को बनने से भी रोकता है, जिससे सूर्य की अधिक विकिरण धरती तक पहुंच जाती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। स्टेम सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, स्टेम सेल दो अद्वितीय गुणों यानी स्वप्रतिकृत यानी अपने ही तरह का एक मॉडल तैयार करने का गुण और कोशिकाओं के अन्य रूपों में बदलने की क्षमता के कारण कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम होती हैं। दूसरा, भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं प्लूरिपोटेंट कोशिकाएं होती हैं। और तीसरा, स्टेम सेल थेरेपी स्टेम सेल या उनके डेरिवेटिव का उपयोग करके रोगग्रस्त, खराब या घायल ऊतक की मरम्मत प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक, अथवा डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी प्रश्न में दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टेम सेल विशेष मानव कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम हैं। दो अद्वितीय गुण उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाते हैं। पहला, वे नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए बार बार विभाजित हो सकती हैं। और दूसरा, जैसे ही वे विभाजित होती हैं वे शरीर को बनाने वाली अन्य प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। स्टेम सेल के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला, भ्रूण स्टेम सेल। ये भ्रूण के लिए नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती है जो एक बच्चे में बढ़ती है और विकसित होती है। इन स्टेम कोशिकाओं को प्लूरिपोटेंट कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे शरीर में किसी भी कोशिका में बदल सकती हैं। दूसरा होता है वयस्क स्टेम सेल। जैसे जैसे जीव बढ़ता है और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदलने के लिए ये नई कोशिकाओं की आपूर्ति करती हैं। वयस्क स्टेम सेल को मल्टीपोटेंट कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे केवल शरीर में कुछ कोशिकाओं में बदल सकती हैं, हर किसी कोशिका में नहीं। और तीसरा होता है प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये ऐसे स्टेम सेल होती हैं जिन्हें वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में बनाते हैं, यानी ये लेबोरेटरी में बनाई जाती हैं। भ्रूणीय स्टेम सेल की तरह ये भी प्लूरिपोटेंट होती हैं, इसीलिए वे किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित हो सकती हैं। स्टेम सेल थेरेपी, जिसे पुनर्योजित दवा के रूप में भी जाना जाता है, स्टेम सेल या उनके डेरिवेटिव का उपयोग करके रोगग्रस्त, खराब या घायल ऊतक की मरम्मत प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। शोधकर्ता एक प्रयोगशाला में स्टेम सेल विकसित करते हैं। इन स्टेम कोशिकाओं में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं जैसे हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं, रक्त कोशिकाओं या तंत्रिका कोशिकाओं में विशेषज्ञता के लिए हेरफेर किया जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में जीएम फसलों के लिए नीतिगत ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, व्यापार मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी संबंधित नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
दूसरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC GM फसलों की व्यावसायिक खेती के साथ साथ GM अवयवों से बने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्माण यानी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्माण, आयात और बिक्री को मंजूरी देने वाली एजेंसी है। और तीसरा, GM खाद्य आयात के लिए केवल एक कानून के तहत अनुमोदन की आवश्यकता होती है और वो है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 2 और 3, B केवल 1 और 2, C केवल 2 अथवा D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य हैं, कथन 3 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। GM फसलों के लिए नीतिगत ढांचे की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी EPA के तहत 1989 में GMO और उनके उत्पादों के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों को अधिसूचित किया गया था और बाद में इसी के तहत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC GM फसलों की व्यावसायिक खेती के साथ साथ GM अवयवों से बने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्माण, आयात और बिक्री को मंजूरी देने वाली एजेंसी है। GM खाद्य आयात को 2 कानूनों के तहत अनुमोदन की आवश्यकता होती है। पहला है EPA यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और दूसरा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जीनोम अनुक्रमण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, जीनोम अनुक्रमण का अर्थ है किसी व्यक्ति में आधार जोड़े के सटीक क्रम को समझना। दूसरा, देश भर में विभिन्न आबादी के 1008 भारतीयों के होल जीनोम सीक्वेंसिंग में CSIR ने पाया कि वैश्विक जीनोम के मुकाबले भारतीय जीनोम अनुक्रमों में केवल 10% आनुवंशिक विविधताएं अद्वितीय हैं। ऑप्शंस है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों अथवा D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A यानी केवल कथन 1 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंडिजन कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विविध जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 भारतीय व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण करना है यानी सीक्वेंसिंग करना है, जीनोम सीक्वेंसिंग। अब CSIR ने देश भर में विभिन्न आबादी के 1008 भारतीयों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के समापन की घोषणा की है और इसमें ऐसा पाया है कि वैश्विक जीनोम की तुलना में भारतीय जीनोम अनुक्रमों में 32% आनुवंशिक विविधताएं अद्वितीय हैं, जबकि प्रश्न के दूसरे कथन में कहा गया है कि 10% आनुवंशिक विविधताएं अद्वितीय हैं। अब आपको जीनोम अनुक्रमण के बारे में बता देते हैं। जीनोम अनुक्रमण यानी जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम अनुक्रमण का अर्थ है कि किसी व्यक्ति में आधार जोड़े के सटीक क्रम को समझना, विभिन्न जीनों के कार्य को समझने, आनुवंशिक उत्परिवर्तन की पहचान करने और ये पता लगाने के लिए कि उत्परिवर्तन जीन कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं, इस डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। भारत के मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने अपनी कक्षा में 7 साल पूरे कर लिए हैं, जो इसके 6 महीने के डिजाइन किए गए मशीन जीवन से काफ़ी आगे है। यानी जब मार्स ऑर्बिटर मिशन को भेजा गया था तब इसका जीवन काल 6 महीने के लिए तय किया गया था, लेकिन ये 7 साल से लगातार काम कर रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम इसरो का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है। दूसरा, मिशन को GSLV लॉन्च व्हीकल द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों अथवा D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A यानी केवल कथन 1 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने अपनी कक्षा में 7 साल पूरे कर लिए हैं, जो इसके 6 महीने के डिजाइन किए गए मशीन जीवन से काफ़ी आगे है। मॉम इसरो का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है। इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को पहले प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया गया था। मॉम मुख्य रूप से एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उद्यम है। इससे प्राप्त की गई उपलब्धियां सिस्टम और उप प्रणालियों के डिजाइन और प्राप्ति, इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए लॉन्च, अन्य ग्रह की कक्षा में प्रवेश, अंतरिक्ष यान और मंगल की कक्षा के आसपास वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन के क्षेत्र में थी।
PSLV द्वारा इस अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था क्योंकि GSLV उस वक्त परिचालन की स्थिति में नहीं था। तो ये था आज का स्टैटिक MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DHIAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक MCQs के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।